हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीटी 365 जो कि हमारे विजन आईज की है। तो सबसे पहले पॉलिटी के यहाँ पे मैगजीन लॉन्च हुई है, तो चलिए इसे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको जो करंट अफेयर्स की कलेक्शन देखने को मिलेगी वो मई 2020 से लेकर जनवरी 2021 की पूरी टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट है आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए, वो यहाँ पे आपका इकट्ठा करके दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग इंडेक्स देख सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टॉपिक को, सब टॉपिक को टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं। सबसे पहले तो बहुत ही मोस्ट फेमस बेसिक स्ट्रक्चर जो कि केशवानंदन भारती केस के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। सेकंड है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, देन यहाँ पे पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर देखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट एंड कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो ये सारी न्यूज़ हम लोग देखने वाले हैं जो कि इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट लेसन को। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल यूपीएससी रिसोर्स पॉइंट यूपीएससी के जो नाम से है वो आप लोग सर्च करके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे आपको पीटी 365 की सारी पीडीएफ मिल जाएगी, साथ ही सारे लेसन के लिंक मिल जाएगी अगर आप लोग यहाँ पे मिस कर देते हो तो। और भी जो भी डिटेल आपको ज़रूरत होती है पीडीएफ की वो सब वहीं मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। बेसिक स्ट्रक्चर न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर देने वाले जो कॉन्सेप्ट वाले जो लोग थे वो है केशवानंदन भारती केस। इनकी एक लैंडमार्क जजमेंट थी केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। ये काफ़ी वन ऑफ द फेमस रहा है हमारे इंडियन हिस्ट्री में, जुडिशरी की हिस्ट्री में एकदम फेमस से रहा। तो यहाँ पे अभी केशवानंदन भारती जी की डेथ हो चुकी है, इसलिए अभी हम लोग इनके द्वारा किए गए सारे काम को देखेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो काम है जिनके कारण बहुत ज़्यादा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया, तो उस मुद्दे को हम लोग देखने वाले हैं। केशवानंदन भारती केस जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा गया है। इस केस में एक पिटीशन दायर किया गया था जो कि केरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में था, और वो चैलेंज कर रहे थे कि वहाँ पे सरकार के द्वारा जो लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस है उसके अगेंस्ट में वहाँ पे जो है एक पिटीशन दायर किया गया था, और वो कानून था केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 की। और उसी के द्वारा ये कहा जा रहा था कि ये जो कानून लाया गया है, इस कानून के तहत जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे पार्ट 3 में, तो फंडामेंटल राइट्स की जो आर्टिकल नंबर 25, 26 और 31 है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे वायलेट हो रही है। तो इस केस को आपको ये पता होना चाहिए कि इस केस को 13 जजेस ऑफ बेंचेस से सुना गया है। मोस्टली आप देखोगे कि 2 जजेस ऑफ बेंच होते हैं, 5 जजेस ऑफ बेंच होते हैं, 7 होते हैं, 9 होते हैं, 11 भी देखा गया है, बट इसमें 13 है। आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे केस है जहाँ आप सुने होंगे कि 13 जजेस की बेंच यहाँ पे क्रिएट की गई थी, बट ये लार्जेस्ट अब तक जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट में फॉर्म किया गया है। इस केस को हियरिंग करने में कुछ और भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स थे, उनको भी एड्रेस किया गया है। जैसे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ गोलकनाथ केस, जो गोलकनाथ केस था उसकी भी जो बातें थी उसको भी यहाँ पे देखा गया है। साथ ही साथ इंटरप्रिटेशन किया गया है आर्टिकल 368, जिसमें कि पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि वो संविधान को अमेंड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो वैलिडिटी है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और सेक्शन 2 सेक्शन 3 जो कि 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की थी, और 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एक एक करके हम लोग सारे बातों को देखेंगे कि क्या क्या बातें यहाँ पे की जा रही थी। गोलकनाथ केस था जिसमें कि ये कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए जो भी था वो हम लोग देख लेंगे। लेकिन सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली जो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे संविधान में कौन कौन से ऐसे पहलू है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको तो कहीं से अमेंड नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे कि सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। इट मीन्स कि हमारा जो भारत है वो सॉवरेन है। हम लोग जो अपनी कोई भी डिसीज़न लेते हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट डिसीज़न लेते हैं। हम किसी के दबाव में आकर नहीं लेते हैं, या फिर किसी के डराने धमकाने से हम लोग किसी भी तरीके का डिसीज़न नहीं लेते। हम लोग इंडिपेंडेंट डिसीज़न लेते हैं, इसलिए ये सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया है। सेकंड है कि एसेंशियल फीचर्स, जो कि एक इंडिविजुअल को ज़रूरत है कि वो सिटीजन होने के नाते उनकी जो फ्रीडम है उसको सिक्योर कर सके। साथ ही हमारे यहाँ जो वेलफेयर स्टेट बनाने की बात है वो मैंडेट हो सके। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ जो भी कानून बनते हैं और जो भी लोग जो भी काम करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करते हैं। साथ ही रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ लोगों को अधिकार है कि आप अपने नेता को चुनकर भेज सकते हो पार्लियामेंट में। साथ ही सेक्युलर और फेडरल कैरेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का। इट मीन्स कि हमारे देश में, हमारे राज्य में कोई भी एक धर्म को बहुत ज़्यादा प्रचारित या प्रमोट नहीं किया जाता है, सारे धर्म को एक समान माना जाता है। साथ ही सेपरेशन ऑफ पावर है, जो कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी जो है वो तीनों अपना अच्छे से काम कर सके, इसलिए इनके पावर को सेपरेट कर दिया गया है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन है, जो भी काम करना है वो ऐसा करे जिससे कि हमारा देश जो है एकजुट हो। साथ ही पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है,
जुडिशियल रिव्यू हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 13 में देखने को मिलेगा, जिसमें कि ये अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कि उनके द्वारा अगर राज्य में या फिर पूरे सेंटर में किसी भी तरीके का कानून बनाया जाता है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, तो वो कानून कहीं हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट तो नहीं कर रहे और वो कानून संविधान के प्रोविजन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, इस चीज़ों को चेक करने के लिए हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू का भी प्रावधान है। साथ ही फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट जो एक जगह लोगों को अधिकार देते हैं, हमारे इंडियन सिटीजन्स को अधिकार देते हैं, वहीं डीपीएसपी में है जहाँ पे राज्य की पुलिसों को राज्य के लोगों को अधिकारियों को स्टेट को ये बताया जाता है कि आप किस तरीके से अपने राज्य में सही प्रावधान लेकर आएंगे जिससे कि आपके राज्य के लोगों को और आपके राज्य की जो है वो डेवलपमेंट हो सके। तो इसके बीच में एक हार्मनी, एक बैलेंस होना चाहिए। साथ ही पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारे यहाँ 2 सदन है, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। रूल ऑफ लॉ है, कानून को हम लोग सबसे सुप्रीम मानते हैं। साथ ही प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है, एकदम इक्वालिटी के बेसिस पे हम लोग चलते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, कोई भी पार्टी का यहाँ पे ज़्यादा दबाव ना हो, इलेक्शन ऐसा हो जो कि एक तो फ्री हो, सब कोई आराम से जाकर वोट दे सकते हैं बस, और फेयर होना चाहिए, इसमें किसी भी तरीके का करप्शन ना हो। इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी है, इट मीन्स कि जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंट बॉडी रखा गया है कि वो जो है बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के अपना काम कर सके, इंडिपेंडेंट जजमेंट दे सके। साथ ही यहाँ पे लिमिटेड पावर है पार्लियामेंट को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे, कुछ लिमिटेड पावर रखा गया है पार्लियामेंट के पास। नहीं तो ऐसा पता चला कि हमारा जो संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा जो बना के गए हैं वो आज की डेट में पूरी तरीके से चेंज हो जाए, तो पूरी तरीके से चेंज नहीं करने के लिए पार्लियामेंट की भी पावर को लिमिट कर दिया गया है। साथ ही इफेक्टिव एक्सेस है जस्टिस का हर किसी को एक्सेस मिलना चाहिए। प्रिंसिपल है जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर है। पावर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है जो कि आर्टिकल 32 में है, रिट इशू करने का। आर्टिकल 136 के तहत है, 141 के तहत है और 142 के तहत है। साथ ही इसी तरीके से हाई कोर्ट की भी राज्य में पावर है जो कि 226 रिट इशू करने का, 227 है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। ये हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। ये आपको पॉलिटी के जो एम लक्ष्मीकांत है उसमें भी आपको ये सारे डिटेल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी क्वेश्चन ये निकल कर आती है कि एक्चुअली ये फंडा निकल के कहाँ से आया। जो हम लोग बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसकी इवोल्यूशन कहाँ से हुई, तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाया गया है। एक एक करके देखिए। सबसे पहले जो यहाँ पे संकारी प्रसाद केस आया था 1961 में, और साथ ही साथ 1965 में सज्जन सिंह केस आया था। इनके द्वारा ये कहा गया कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को जो फंडामेंटल राइट भी है उनको यहाँ पे अमेंड कर सकती है। ये केस इन दोनों से निकल कर आए कि किसी भी पार्ट को, इंक्लूडिंग पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट, तो उसको भी अमेंड कर सकती है। साथ ही साथ उसके बाद आगे चल के गोलकनाथ केस निकल कर आया 1967 में। यहाँ पे कहा गया कि जो आर्टिकल 368 है उसमें पावर नहीं है पार्लियामेंट के पास कि वो इसको अमेंड करे। साथ ही साथ फंडामेंटल राइट जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड नहीं किया जाएगा। फाइन। 1971 में क्या हुआ कि 2 तरीके का आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, एक 24th हुआ, एक 25th हुआ। 24th में ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13, सो पार्लियामेंट कैन अमेंड। जो भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हो रहा है वो कानून अगर आर्टिकल 13 के तहत नहीं आ रहा है तब पार्लियामेंट उसको अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आ रहा है यानी कि ऐसे कुछ कानून जो कि आर्टिकल 13 जो कि जुडिशरी उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है, देख नहीं सकती है, चेक एंड बैलेंस नहीं कर सकती है, तो वैसे कानूनों का अधिकार है कि पार्लियामेंट उसको अमेंड कर सकती है। ये था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थोड़ा पेचीदा है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें पहले तो 2 सेक्शन है, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। साथ ही साथ यहाँ पे 2 आर्टिकल है, 39B और 39C। तो सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट है, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी जो रखा गया है आर्टिकल 31 में, उसको यहाँ पे कर्टेल किया जा रहा है। यानी कि आप लोग जानते हो कि पहले हमारे फंडामेंटल राइट में टोटल 7 राइट्स थे, लेकिन आज की डेट में जो है राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर हम लोग आर्टिकल 300A में रख दिए हैं। तो हमारा जो टोटल फंडामेंटल राइट्स है वो अब 6 हो चुका है। तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट हटा है ये सेक्शन 2 के तहत हटा है। ड्यू टू कॉम्पनसेशन, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पनसेशन देना होता था। ज़मीन के लिए पहले बहुत सारे लोग लड़ते थे, अपनी प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारे लोग लड़ते थे। तो फिर ऐसा लगा कि नहीं, ये फंडामेंटल राइट नहीं होना चाहिए, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फिर लीगल राइट होना चाहिए कि आप अगर इस धरती में आए हो बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, आपकी प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए। तो वो एक लीगल राइट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट में क्या होता था, हर लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के पास दौड़ गए, हाई कोर्ट के पास दौड़ गए, तो उनके पास जो है लंबी लिस्ट हो जाती थी केसेस की। सेक्शन 3 में क्या है कि प्रेसिडेंस की बात की जा रही है कि डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसकी फंडामेंटल राइट के ऊपर प्रेसिडेंस की बात की गई है। साथ ही साथ आर्टिकल 39B और 39C इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, आर्टिकल जो 31 था
जिसके अंदर राइट टू प्रॉपर्टी था, तो उसी के सब क्लॉज सी में यहाँ पे दो आर्टिकल रखा गया, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C। इसको आप हटा दो, आप सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि बात कर रहे हैं हम लोग 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। तो 39B में क्या था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड और टू एबॉलिश जमींदारी सिस्टम। उस समय जमींदारी सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता था और लैंड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी रखी गई, यानी कि जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करना और सही मायने में लैंड का जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है वो लोगों तक हो सके, ये आर्टिकल 39B के तहत था। 39C के तहत था कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, यानी कि आपके पास कितना धन है उसको प्रिवेंट करना। तो ये दो आर्टिकल ऐसे थे ना कि अगर मान लीजिए कि इन दोनों आर्टिकल को अगर लागू भी करना है, तो इससे लागू करने से क्या होता था, कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, आर्टिकल 19 जो कि राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, और आर्टिकल 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये ना कहीं वायलेट होता था। लेकिन फिर भी ये कहा गया है कि ये जो कानून है ना, ये 3 आर्टिकल को वायलेट कर रहे हैं। फाइन, ये सब कोई जान रहा है कि ये हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा जाएगा या फिर इसको वॉइड, शून्य नहीं माना जाएगा। इस कानून की वैलिडिटी होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? प्लीज़ थोड़ी गहराई में समझिए, पॉज कीजिए, फिर से सुनिए कि ये दोनों आर्टिकल में ये बातें कही गई थी कि यहाँ पे ये दोनों आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करने में, हाँ बिल्कुल सही है कि 3 आर्टिकल यहाँ पे वायलेट होंगे फंडामेंटल राइट के, लेकिन फिर भी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा गया था। तो आप जानते हो कि जो भी काम होता है एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो हमारे का आप पूरे आर्टिकल में देखोगे कि हर एक आर्टिकल में आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। तो ये एक्सेप्शंस थे हमारे 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के। और ये ऐसा क्यों करना पड़ा? ये हमारे अकॉर्डिंग टू द नीड के हिसाब से करना पड़ा, क्योंकि आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान बना और जब आज़ादी के बाद जब लोगों की हालत थी वो थोड़ी उस हिसाब से नहीं थी कि लोग जो है ना सारी चीज़ों को समझ सके और सारी प्रॉपर्टी उनके पास रह सके। लोग ज़मीन के लिए लड़ते थे, अपने प्रॉपर्टी के लिए लड़ते थे। इसके कारण हमारी जुडिशरी के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो फिर इस तरीके का कानून लाया गया जस्ट फॉर सेटलमेंट के लिए। फाइन, ये समझ गए आप। उसके बाद आता है 1972 का 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि 2 लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशंस को 9th स्केड्यूल में ऐड किया गया। अब ये 9th स्केड्यूल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 9th स्केड्यूल में आप देखो, टोटल तो 12 स्केड्यूल है, एक एक करके हम लोग सब रिवाइज कर लेंगे। लेकिन 9th स्केड्यूल में बात ही थी कि जो कानून को जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में नहीं लाना है, यानी कि ऐसे कानून जिसमें कि आप चाहते हो कि मेनली वो लैंड वगैरह से ही रिलेटेड होते थे, ज़मींदारी सिस्टम से ही रिलेटेड होते थे, तो अगर उसको चाहते हैं कि वो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू ना करे, तो उस तरीके के कानून को पहले 9th स्केड्यूल में डाल दिया जाता था। तो 9th स्केड्यूल में डालने के लिए यहाँ पे 2 और लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन, यानी कि 2 और लैंड रिफॉर्म जो कानून थे उसको यहाँ पे 9th स्केड्यूल में डाल दिया गया था 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। उसके बाद आता है 1973 में केशवानंदन भारती केस। ठीक है, अब यहाँ पे निकल कर आए केशवानंदन भारती केस में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट तरीके से कि यहाँ पे कहा गया कि ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट को अमेंड करना है पार्लियामेंट को, तो ठीक है अमेंड कर ले, लेकिन वहाँ से निकल कर आया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही जो है फंडामेंटल राइट को रख दिया गया। इट मीन्स कि आप क्या समझ रहे हो कि एक तरीके से तो ये अलाउ कर दिया कि ठीक है आप लोग फंडामेंटल राइट को अमेंड कर लीजिए, लेकिन दूसरी तरफ यही कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते, और फंडामेंटल राइट को उठा के बेसिक स्ट्रक्चर में रख दिया गया। तो लो जी, अब आप देखते हैं कि कैसे इसको अमेंड कर पाते हो। ठीक है, तो सीधी उंगली से कान ना पकड़ के ये टेढ़ी उंगली से कान पकड़ा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हुई है। उसके बाद आप देखो कि केशवानंदन भारती केस के बाद बहुत सारे केसेस निकल कर आए। मिनर्वा मिल्स केस थे, SR बोम्मई केस था, IR कोयलो केस था। तो मिनर्वा मिल्स में यही कहा गया था कि बैलेंस बना के रखना है फंडामेंटल राइट्स में और DPSP में। तो ये चीज़ें अभी चल रही है। तो आप समझ गए कि कैसे यहाँ पे ये वाली केसेस निकल कर आई। अब देखते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे केशवानंदन भारती केस से आउटकम्स क्या निकल कर आए। तो सबसे पहला बात है कि जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसकी वैलिडिटी यहाँ पे निकल कर आई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रावधान को, किसी भी प्रोविजन को इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, वो यहाँ पे अमेंड कर सकते हैं विद कंडीशन टू डैट अमेंडमेंट, जो कि यहाँ पे हमारे एसेंशियल फीचर्स और जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन है उसको ना डैमेज करेगा ना डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, ये निकल कर आया यहाँ से, जिसमें 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी रही गई। करेक्टेड जजमेंट हुआ, यानी कि जो गोलक लात केस में कहा गया था उसको फिर से करेक्ट किया गया कि आर्टिकल 368 है, इसमें आपका दोनों पावर है, पावर और जो प्रोसीजर है
कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, वो दोनों चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अमेंडिंग पावर और जो लेजिस्लेटिव पावर है पार्लियामेंट का, वो यहाँ पे डिफरेंट होगा। यानी कि जिस तरीके से नया कोई कानून आ रहा है किसी टॉपिक के ऊपर तो वो अलग तरीके से आएगा, लेकिन अगर वो टॉपिक ऑलरेडी हमारे संविधान में है और उसको टाइम के हिसाब से नया अमेंडमेंट करना है तो फिर वो अलग तरीके से होगा। तो दोनों की प्रोसीजर अलग कर दी गई। साथ ही अदर जजमेंट क्या था, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी उसको भी अपहेल्ड किया गया, एक्सेप्ट फॉर द पार्ट्स, यानी कि यहाँ पे जो पावर था जुडिशियल रिव्यू का उसको यहाँ पे कटल किया गया। और साथ ही साथ ऐसा बोला गया कि जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसको हम लोग अमेंड कर सकते हैं। तो अब तक आप देखोगे कि बस एक बार ही कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल हमारा अमेंड किया गया है। फाइन। अब इसमें आपको बताना है कि जो पहली बार और लास्ट टाइम ही अभी तक हमारे यहाँ हमारे प्रियम्बल में कमेंट किया गया, तो अमेंडमेंट के थ्रू कौन से ऐसे 3 शब्द थे जो हमारे प्रियम्बल में इंक्लूड किया गया, इसकी आंसर अब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब आते हैं सेकंड आर्टिकल पे जो कि है प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट। फाइन। आई होप कि आपको केशवानंदन भारती केस में कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होती है या फिर ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत बता दी हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर बोलिए। उससे क्या होगा कि मुझे भी रिकॉग्नाइज़ करने में आसानी होगी, मैं उसको करेक्ट कर पाऊंगी और भी लोग उसको समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। इम्पीचमेंट की बात करते हैं यहाँ पे, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहाँ पे फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट बने थे जिनको कि 2 बार इम्पीच किया गया था उनके कार्यकाल में, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अक्सर आप देखते हो कि हमारा जो संविधान आप पढ़ते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो आप हमेशा अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करके पढ़ते हो, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अमेरिका के अगर राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट लगा है तो उससे रिलेटेड आपको इंडिया की प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की जो प्रोसीजर है वो आपको पता होना चाहिए। तो इम्पीचमेंट अगर हम लोग दोनों देखें, ये पहले देखेंगे कि बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन क्या है, उसके बाद इंडिया और यूएस। तो ग्राउंड देखते हैं, इंडिया में किस ग्राउंड में लगाया जाता है। इंडिया में आपका इस ग्राउंड में लगाया जाता है कि आर्टिकल जो यहाँ पे अंडर आर्टिकल 61 के तहत अगर संविधान को वॉयलेट करते हैं तो यहाँ पे इंडियन प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलता है। लेकिन यूएसए में क्या है, यूएसए में आपका कोई भी तरीके का हाई क्राइम कर दिए, कोई ब्राइबरी हो गया, कोई ट्रीजर हो गया, तो इस तरीके का अगर कोई केस होता है तो भी वहाँ पे प्रेसिडेंट के ऊपर जो है इम्पीचमेंट का जो आरोप है वो स्टार्ट हो जाता है। हु कैन इनिशिएट, कौन इनिशिएट कर सकते हैं, तो हमारे इंडिया में पार्लियामेंट के कोई भी हाउस, चाहे लोकसभा में भी इनिशिएट हो सकता है चाहे राज्यसभा में भी इनिशिएट हो सकता है। लेकिन यूएसए में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओनली वर्ड जो आपको परेशान करता है ये यहाँ पे भी है कि सिर्फ यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इट मीन्स कि लोअर हाउस, हमारे यहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कौन है, हाउस ऑफ पीपल, जिसको हम लोग लोकसभा कहते हैं। तो याद रखना कि हमारे यहाँ ये छूट दिया गया है कि अगर कोई भी हाउस को लगता है, कोई भी सदन के लोगों को लगता है कि ठीक है लोकसभा राज्यसभा के हमारे प्रेसिडेंट को इम्पीच करना चाहिए तो वो इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकते हैं। बट यूएसए में ऐसा नहीं है कि सीनेट से स्टार्ट होगा, यूएसए में सिर्फ और सिर्फ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ही स्टार्ट होगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे प्रोसीजर क्या है। पहले हमारे इंडिया का समझिए तब यूएसए का देखेंगे। स्टेज 1 है, सबसे पहले क्या होगा कि मान लीजिए कि कोई भी हाउस से स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे 1/4 जो मेंबर है वो इस चार्जेस को साइन करेंगे। उसके बाद साइन जब हो जाएगा, मान लीजिए कि लोकसभा में साइन हुआ और ये चला गया 14 डे नोटिस टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास 14 दिन के लिए नोटिस में चला जाएगा। उसके बाद वहाँ से आएगा और 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ हाउस जो है वो यहाँ पे साइन करेंगे, यानी कि टोटल मेंबर ऑफ जो हाउस होंगे उसकी 2/3 को इनको साइन करना ही है। ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज में क्या होगा कि फिर ये सेकंड हाउस में जाएगा, जैसे लोकसभा से निकला तो अब ये सेकंड हाउस में जाएगा और यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग हाउस है कि देखा जाएगा कि जो प्रेसिडेंट के ऊपर रीज़न लगाए गए हैं इम्पीचमेंट का तो क्या वो कितने हद तक सही है। और ये सेम मेजोरिटी यानी कि 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस जो प्रेजेंट है उन्हीं इसी तरीके से मेजोरिटी से इसको भी पास किया जाएगा। फाइन। उसके बाद ये क्लियर हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ इंडियन प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस है। लेकिन अगर हम लोग यूएसए प्रेसिडेंट की बात करें तो यहाँ पे पास किया जाएगा सिंपल मेजोरिटी के साथ और यहाँ पे आपका स्टार्ट किया जाएगा ट्रायल। ठीक है, तो ये आप देखो, एक तो यहाँ पे कहाँ इनिशिएट होगा तो सिर्फ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में होगा और दूसरा यहाँ पे देखिए सिंपल मेजोरिटी है, हमारे यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी है, तो ध्यान रखिएगा। सेकंड यहाँ पे क्या होगा कि सीनेट के पास जाएगा जो कि अपर हाउस है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, ये एक कोर्ट के जैसा काम करेगा और यहाँ से जो है पास्ड होगा 2/3 ऑफ द सीनेट वोट, यानी कि यहाँ पे जितने टोटल मेंबर होंगे वहाँ पे 2/3 ऑफ द सीनेट वोट के साथ ये पास हो जाएगा। एक बार पास हो गया तो चलो ठीक है, वहाँ के प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा। तो 2 बार लगा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसेस, हालांकि हुआ नहीं है लेकिन हाँ ये लगता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर आ गया होगा, पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी क्योंकि इस टेबल के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब आते हैं हम लोग थर्ड आर्टिकल की तरफ, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर।
तो जैसे आप देखते हो कि प्रेसिडेंट के पास भी कुछ छूट देने का अधिकार है। जैसे अगर कोई गुनहगार है जिनको सज़ा मिला है तो उनको तरह तरह की छूट देने का अधिकार है। तो वैसे ही हमारे राज्य में जो गवर्नर होते हैं ना, उनको भी सज़ा को माफ़ करने का अधिकार है। तो पार्डनिंग पावर इसको कहते हैं। अब ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि रिमिशन दिया गया है सेंटेंस ऑफ एजी परवेलिन, जो कॉन्विक्ट थे राजीव गांधी एसेसिनेशन केस में। तो ये पेंडिंग था तमिलनाडु गवर्नर के पास, वो भी ओवर 2 ईयर्स। तो यहाँ पे राजीव गांधी की जो एसेसिनेशन हुई थी, हत्या कर दी गई थी, तो उस केस के लिए यहाँ पे रिमिशन ऑफ सेंटेंस दिया गया है। तो एक एक करके सबको समझेंगे, लेकिन उससे पहले तो हम लोग का काम है यहाँ पे कंपेयर करना। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर को हमेशा कंपेयर करके पढ़िए, तो आपके माइंड में कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। प्रेसिडेंट को ये पार्डनिंग पावर है आर्टिकल 72 के तहत, और यहाँ पे पार्डन ग्रांट किया जाता है किसी भी इंसान को जो कि ऐसे दोषी पाए गए हैं किसी भी ऑफेंस में। पनिशमेंट दिया जाएगा, और जो सेंटेंस है किसी भी ऑफेंस का यूनियन लॉ के अगेंस्ट में पनिशमेंट है, और सेंटेंस है अगर कोर्ट मार्शल के थ्रू या सेंटेंस दिया गया है, जैसे डेथ सेंटेंस दिया जाता है, तो उसमें भी प्रेसिडेंट को अधिकार है कि वो उसको पार्डन कर सकते हैं, यानी माफ़ कर सकते हैं। गवर्नर के पास देखें तो गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर का जो अधिकार है वो आर्टिकल 161 के तहत है। गवर्नर ऑफ स्टेट जो है वो भी यहाँ पे पार्डनिंग पावर को पोजेस कर सकते हैं। बट जो पार्डनिंग पावर गवर्नर का होता है वो प्रेसिडेंट से थोड़ा डिफरेंट होता है, और दो तरीके से वो डिफरेंट होता है। सबसे पहला क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्डन कर सकते हैं सेंटेंस को। इट मीन्स कि कोर्ट मार्शल के थ्रू अगर कोई भी सेंटेंस दिया गया है तो उसको माफ़ कर सकते हैं, लेकिन ये पावर गवर्नर के पास नहीं है। समझ गए? सेकंड क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो डेथ सेंटेंस को भी माफ़ कर सकते हैं, कि किसी के ऊपर डेथ सेंटेंस है तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि आपको आजीवन कारावास हो जाए, या फिर कुछ और तरीके का आपको मीन्स 4 साल 10 साल इस तरीके का कारावास में कन्वर्ट कर दे। लेकिन गवर्नर के पास इस तरीके का अधिकार नहीं है। तो ये समझ गए, एक तो कोर्ट मार्शल के थ्रू अगर कोई सेंटेंस मिला है तो उसमें भी प्रेसिडेंट को अधिकार है, और डेथ सेंटेंस को भी पार्डन करने का अधिकार किसके पास है? तो प्रेसिडेंट को है। फाइन, ये पहली डिफरेंस है। सेकंड आते हैं कि पार्डनिंग पावर जो प्रेसिडेंट का है उसमें क्या क्या है। तो टोटल 5 तरीके के होते हैं। अब 5 तरीके के 5 फिंगर में आपको याद कर लेना है। पहली है पार्डन, दूसरी है कम्यूटेशन, थर्ड वन इज़ रिमिशन, फोर्थ वन इज़ रिस्पाइट, एंड फिफ्थ वन इज़ रिप्राइव। तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, बट मैं कोशिश करूँगी कि आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाओ। पार्डन करना यानी कि चलिए आपको माफ़ कर देते हैं, इसी तरीके से फुल्ली माफ़ कर देना। इट मीन्स कि यहाँ पे जो सेंटेंस है और जो कॉन्विक्शन लगाया हुआ है वो पूरी तरीके से सारी तरीके के पनिशमेंट, सारी तरीके के सेंटेंस, सब कुछ माफ़ कर दिया। इट मीन्स कि अगर किसी को 4 साल का सज़ा है या 10 साल का सज़ा है या आजीवन कारावास है तो उसको माफ़ कर दिए, किसी बेसिस पे ही माफ़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट का मन किया और वो माफ़ कर दी, नहीं, उसमें फुल प्रूफ होता है कि माफ़ क्यों कर रहे हैं। तो आप बस ये समझो कि पार्डन के अंदर क्या है कि पूरी तरीके से छूट मिल गया, अब आप खुले एकदम मस्त अपना लाइफ जी सकते हो। कम्यूटेशन में क्या है? कम्यूटेशन में है कि सब्स्टिट्यूशन होता है। इट मीन्स कि एक तरीके की जो पनिशमेंट है ना उसको उससे थोड़ा लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, कम्यूट कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि चलो कम्यूट कर दिए, यानी कि इसको थोड़ा हल्का बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। तो मान लीजिए कि लाइफ इम्प्रिजमेंट किसी को दिया गया है, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं ना कि कम्यूट के अंदर उसको 10 साल के लिए सज़ा में कन्वर्ट कर देते हैं कि चलो ठीक है तुम 14 साल ही जेल में रहो, पूरे आजीवन जेल में रहने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको क्या किया कि हल्का कर दिए, जो भारी भरकम उनको जुर्म पनिशमेंट दिया गया था उसको थोड़ा हल्का कर देते, कम्यूट कर देते हैं। रिमिशन में क्या है कि रिमिशन में जो पीरियड ऑफ सेंटेंस है ना उसको कम कर देना, रिमिशन कम कर देना। तो अभी जो यहाँ पे डेथ सेंटेंस जो राजीव गांधी की एसेसिनेशन केस थी उसमें जो यहाँ पे दिया गया था वो प्रेसिडेंट के द्वारा रिमिशन कर दिया गया। इट मीन्स कि मान लीजिए कि उनको 10 साल का अगर इम्प्रिजमेंट दिया गया तो प्रेसिडेंट ने क्या किया कि 2 साल के इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि जो ड्यूरेशन है, पीरियड ऑफ सेंटेंस है ना उसको कम कर दिया गया, रिमीट कर दिया गया। ठीक है। रिस्पाइट क्या होता है? रिस्पाइट होता है यहाँ पे कि लेजर सेंटेंस को अवॉर्ड कर देना, यानी कि जो ओरिजिनली अवॉर्डेड है कुछ स्पेशल फैक्ट्स के थ्रू, जैसे कि फिजिकली डिसेबल्ड हो जाते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई महिला है, अगर जब उनको सज़ा दिया गया तो उस समय वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उनको तो उनका केयर करना ज़रूरी है। या फिर कोई डिसेबल्ड पर्सन है जिनकी हाथ टूट गई, पैर दिखते नहीं है, तो उस तरीके की कुछ भी तरीके का प्रॉब्लम है तो उनको रिस्पाइट करना, यानी कि उनको जो है ना उन्होंने गुनाह तो किया है तो उनको तो सज़ा मिलेगा, ठीक है, लेकिन सज़ा मिलेगा तो थोड़ा कम सज़ा मिल जाएगा क्योंकि उनको परेशानी कुछ एक्स्ट्रा है, उनको एक्स्ट्रा केयर देना है। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर है, सज़ा के टाइम में अगर वो प्रेग्नेंट है तो उनको एक्स्ट्रा केयर देना है। तो चलो ठीक है, अगर उनके लिए 10 साल का सज़ा है तो 4 साल का ही रखते, 2 साल का ही रखते, या फिर 1 साल का ही सज़ा है तो उसमें कुछ महीने जो है, क्योंकि उनको हॉस्पिटल केयर वगैरह सब कुछ लेना है तो वो सारी सुविधा भी मिलेगी और उनका जो पनिशमेंट होगा उसको थोड़ा कम कर दिया जाएगा। ठीक है। रिप्राइव क्या है? रिप्राइव है कि यहाँ पे टेम्प्रेरी पीरियड के लिए ना जो सेंटेंस है
उसकी एग्जीक्यूशन पे स्टे लगा दिया जाएगा। स्पेशली ये डेथ सेंटेंस के लिए होता है कि जैसे मान लीजिए कि 1 महीने के बाद डेथ सेंटेंस है, लेकिन रिप्राइव करना है तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि बोलेंगे कि नहीं नहीं 1 महीने के बाद नहीं देना, अब इसको होल्ड में कर दो, मैं सोचता हूँ कि इनको कब फांसी में चढ़ाना है, अभी शुभ टाइम नहीं आया। तो इस टाइप का अगर प्रेसिडेंट सोचते हैं, इस टाइप का करते हैं कि उनको होल्ड लगा देते हैं, उनके सेंटेंस को एग्जीक्यूट करने में रोक देते हैं कुछ समय के लिए, तो उसको हम लोग रिप्राइव कहते हैं। तो यहाँ पे पार्डन क्या हो गया, पार्डन हो गया कंप्लीट छूट कर देना। कम्यूटेशन क्या हो गया कि यहाँ पे जो पनिशमेंट है उसको थोड़ा हल्का बना देना। रिमिशन क्या हो गया कि उनका जो पीरियड ऑफ सेंटेंस है उसको कम कर देना। रिस्पाइट क्या हो गया, रिस्पाइट हो गया कि जैसे कोई भी डिसेबल्ड पीपल है या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ है तो उनकी जो सज़ा है उनको थोड़ा हल्का कर देना। और रिप्राइव है कि कोई भी सज़ा है ना तो उसको थोड़ा होल्ड में, स्टे में डाल देना उनकी, अगर कोई भी सेंटेंस है। ठीक है, तो ये पाँचों क्लियर हो गया। ये पाँचों फिंगर में आपको एक एक करके याद रखना है कि कौन कौन सा सज़ा है। मन ही मन आप लोग ऐसे बोलो कि एक तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो पूरा छूट दे दे, दूसरा पावर होता है कि वो यहाँ पे भारी भरकम कॉम्प्लेक्स जो पनिशमेंट होती है उसको लाइटर पनिशमेंट में कन्वर्ट कर दे, तीसरा होता है कि वो यहाँ पे पीरियड ऑफ सेंटेंस को कम कर दे, चौथा होता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि प्रेग्नेंट है, डिसेबल्ड है, तो उनको भी यहाँ पे सज़ा का कम प्रावधान दिया जाता है। और ऐसा भी है कि एग्जीक्यूशन जब करना है, जब उनको डेथ सेंटेंस देना है या फिर उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट देनी है, तो उस पर प्रेसिडेंट का ये भी अधिकार है कि वो होल्ड लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 5 फिंगर्स में आपको याद रखना है। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर के पास भी ये पावर है कि वो पार्डन कर सकते हैं, पूरा छूट कर दिए। उसके बाद वो रिप्राइव करते हैं यानी कि वो भी होल्ड लगा देते हैं। रिस्पाइट करते हैं यानी कि अगर राज्य में कोई ऐसी महिला आ गई हाई कोर्ट में जो प्रेग्नेंट है या फिर कोई ऐसे डिसेबल्ड पर्सन आ गए तो उनको भी छुटकारा मिलता है। और रिमिशन करते हैं यानी कि उनका जो पीरियड ऑफ सेंटेंस है उसको कम कर देते हैं। और सस्पेंड भी करते हैं, रिमीट भी करते हैं, कम्यूट भी करते हैं सेंटेंस को। ठीक है, साथ ही साथ गवर्नर जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं, रिमीट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं एक डेथ सेंटेंस को। डेथ सेंटेंस को पूरी तरीके से पार्डन नहीं कर सकते। जैसे किसी को भी फांसी की सज़ा दी गई है तो उसको गवर्नर के पास ये अधिकार नहीं है कि उसको छोड़ दे, पार्डन कर दे, माफ़ कर दे। ये सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ में है कि माफ़ करना है कि नहीं करना है। लेकिन हाँ, डेथ सेंटेंस को सस्पेंड कर सकते हैं, डेथ सेंटेंस को रिमीट कर सकते हैं। इट मीन्स कि उसको जो पीरियड रिपीट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। इट मीन्स कि उसको थोड़ा लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसको माफ़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब कंपैरिजन देखते हैं कि जो कि पार्डनिंग पावर हमारे इंडिया और यूएस प्रेसिडेंट का है। तो रिसेंटली आप देखो जो यूएस प्रेसिडेंट है उनके द्वारा पार्डनिंग पावर को एक्सरसाइज किया गया, यानी कि उनके जो पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे उनके ऊपर ये पार्डन का पावर जो है एक्सरसाइज किया गया था। यूएस प्रेसिडेंट जो है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो पार्डन कर सकते हैं और सेंटेंस को कम्यूट कर सकते हैं। तो किस केस में, फेडरल क्राइम्स के केस में, और ये ग्रांटेड विदाउट लिमिट है और इसको रेस्ट्रिक्ट भी नहीं किया जा सकता। यानी कि यूएस प्रेसिडेंट के पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है कि वो कोई भी फेडरल क्राइम से रिलेटेड अगर कोई भी क्राइम किए हैं तो उनकी जो सज़ा है उसको वो माफ़ कर सकते हैं, या फिर अगर कॉम्प्लेक्स उनको सज़ा मिल गया है तो उसको लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग इंडिया के प्रेसिडेंट की बात करें तो वो यहाँ पे कैबिनेट से एडवाइस लेते हैं जो कि आर्टिकल 72 के तहत है, और उनके पास ये पावर होता है कि वो पार्डन दे, रिप्राइव, रिस्पाइट और रिमिशन दे। ठीक है, तो इतने सारे हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट के पास पार्डन और कम्यूट का ऑप्शन है। या तो वो उसको छूट देते या तो उनके जो डेथ सेंटेंस है उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट कर दे, कॉम्प्लेक्स को वो लाइटर बना दे। हमारे यहाँ ज़्यादा आप देखोगे कि पार्डनिंग पावर जो हमारे प्रेसिडेंट के पास है उनके पास ज़्यादा ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू यूएस प्रेसिडेंट। ओके, सो ये बात रही। कमिंग टू थर्ड आर्टिकल विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस में आप देखो कि सब कैटेगराइजेशन किया जा रहा है। वो आपका ऑलरेडी किया गया है क्रीमी लेयर के बारे में, तो और देख लेते हैं। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट जो है उनके द्वारा अप्रूव किया गया है एक्सटेंशन ऑफ द कमीशन टू एग्जामिन द इशू, जो इशू निकल कर आ रहा है सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, तो इसके बारे में अभी यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है। तो देख लेते हैं। एक कमीशन जिनको यहाँ पे जस्टिस जी रोहिणी के द्वारा हेड किया जा रहा है वो 2017 में ही बनाया गया था, और इसको सेटअप किया गया था आर्टिकल 340 के तहत, जिसमें कि प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया है कि वो एक कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं और जो बैकवर्ड क्लासेस की जो कंडीशंस है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं मंडल कमीशन विच इज़ वेरी फेमस, सो स्टार मार्क लगा लीजिए। 1990 में क्या हुआ था कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ओबीसी के लिए यहाँ पे अनाउंस किया गया था, जिसको 27% रिजर्वेशन दिया गया था जॉब में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में और पब्लिक सेक्टर्स यूनिट में है, जो कि आर्टिकल 16(4) के तहत आता है, 16 क्लॉज 4 के तहत। तो 16 क्लॉज 4 के तहत जो भी यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, अगर राज्य सरकार को लगता है कि प्रोवाइड करना है तो वो यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं अपने राज्य के लोगों के लिए। तो ये डिसीजन जो था ये मंडल कमीशन रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड था, और साथ ही साथ इसको बीपी मंडल ही चेयर कर रहे थे, इसलिए इसको मंडल कमीशन कहते हैं। इसमें कहा गया था कि सोशली और जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको यहाँ पे एड्रेस करना चाहिए।
साथ ही जो ओबीसी रिजर्वेशन का रिकमेंडेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, वो 1992 में ही आपका इम्प्लीमेंट किया गया था। और जो एजुकेशन कोटा है वो 2006 से आया था। और किस आर्टिकल के तहत, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल आपका 15 क्लॉज 4। तो एजुकेशन में जो आपका यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है, और जो जॉब के लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो आर्टिकल आपका 16 क्लॉज 4 है। फाइन। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो बेनिफिट था रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन का, वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को। और इसी के साथ साथ एक क्रीमी लेयर क्राइटेरिया भी लाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि इंदिरा साहनी की जो जजमेंट थी 1992 की, उससे ये निकल कर आई। तो इसमें ये कहा गया कि क्रीमी लेयर क्राइटेरिया क्या था। इसमें ये कहा गया कि कोई भी हाउस होल्ड ऐसे घर जिसमें कि एनुअल इनकम अगर 8 लाख या फिर इससे ज़्यादा है, तो उनको यहाँ पे क्रीमी लेयर के कैटेगरी में रखा जाएगा ओबीसी के तहत ही, और वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे रिजर्वेशन लेने के लिए। इट मीन्स कि एनुअल इनकम अगर 8 लाख या फिर इससे ज़्यादा है तो आप ओबीसी के रिजर्वेशन के कैटेगरी से बाहर आ जाते हैं, आप क्रीमी लेयर के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये कहा गया था। अब इंदिरा साहनी केस की जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या कंडीशन है रिजर्वेशन का, तो सबसे पहले रखा गया था कि रिजर्वेशन जो है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को देना चाहिए। इट मीन्स कि जो ग्राउंड है रिजर्वेशन देने का, या तो वो सोशली और या तो एजुकेशनली वो बैकवर्ड हो। 50% कैप लगा दिया गया था, यानी कि जो वर्टिकल रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो 50% होगा जो सरकार के द्वारा दिया जाता है। क्रीमी लेयर जो है उनको बैकवर्ड क्लासेस से एलिमिनेट करना है, और देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन द प्रमोशन। इट मीन्स कि आप एक बार जॉब में चले गए, उसके बाद जो आपका प्रमोशन होता है तो वहाँ पे किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं देना है। ये इंदिरा साहनी केस के अंदर कहा गया है। अब बात करते हैं कि अदर बैकवर्ड क्लासेस होते कौन हैं। ये एक कलेक्टिव टर्म है जो कि सरकार के द्वारा यूज़ किया जाता है कास्ट को क्लासीफाई करने के लिए, और ऐसे कास्ट को क्लासीफाई जो किया जाता है वो एजुकेशनली और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप में किया जाता है। ओबीसी की अगर बात करें तो ये हेट्रोजीनस ग्रुप है, जिसमें कि बहुत सारे जाट्स भी आते हैं और साथ जातीज़ आते हैं, सब कास्ट आते हैं, जो कि आपका सोसाइटल और इकोनॉमिक स्टेटस उनका बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते कौन कौन है। लैंड ओनिंग कम्युनिटीज़ आते दोनों साइड, नॉर्थ और साउथ इंडिया में। साथ ही साथ जो पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो कि बहुत ही मुश्किल से अपनी ज़िंदगी को निर्वाह करते हैं, तो वो सारे लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि सब कैटेगराइजेशन का जो आइडिया है, क्योंकि ये कैटेगराइजेशन हो चुकी है ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस में, लेकिन इसके अंदर जो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर आया है इसको सब कैटेगराइजेशन कहा जा रहा है। तो फर्स्ट जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशंस रिपोर्ट आई थी वो 1955 में ही आई थी, और उनके द्वारा ही ये कहा गया था कि ओबीसी में भी सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए दो तरीके से, एक तो बैकवर्ड और एक एक्सट्रीमली बैकवर्ड। ठीक है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1979 में आई थी। एक डिसेट नोट यहाँ पे दिया गया था LR नाइक के द्वारा, और उनके द्वारा कहा गया था कि एक इंटरमीडिएट और डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लास होना चाहिए। इट मीन्स कि आप देखते जाइए कि कैसे कैसे सब कैटेगराइजेशन का आइडिया दिया गया। ये सेकंड था। थर्ड आप देखो 2015 में NCBC उनके द्वारा प्रपोज किया गया था कि ओबीसी को यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। सबसे पहला है कि ग्रुप ए, जो कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज है। इसमें वो सारे लोग आएंगे जो कि सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से जूझ रहे हैं, जिसमें कि आपका एब ओरिजिनल ट्राइब्स आएंगे, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स भी आएंगे। सेकंड यहाँ पे है कि मोर बैकवर्ड क्लासेस है, जो कि ग्रुप बी में आएंगे, और यहाँ पे कॉन्सिस्टिंग किससे होगी, तो वोकेशनल ग्रुप की होगी, जो कि अपना खुद का ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन कर रहे हैं। जैसे कि आप देखो कि माली ग्रुप के लोग होते तो वो अगर फूल माला बेचते हैं, तो वैसे ही उनकी आगे की जनरेशन भी वही काम कर रही है, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, तो वैसे लोगों को ग्रुप बी में रखा जाए। थर्ड एक ग्रुप सी, जो कि बैकवर्ड क्लासेस है। यहाँ पे वो सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे अगर ग्रुप ए और ग्रुप बी के कंपेयर में देखें तो वो फॉरवर्ड क्लास में आते हैं, तो वैसे लोगों को वैसे यहाँ पे क्लासेस को ग्रुप बी में रखा जाए, ग्रुप सी में रखा जाएगा। तो इस 3 तरीके से यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन के क्लासेस के द्वारा ऐसा कहा गया था। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि किसके किसके द्वारा कैसा सब कैटेगराइजेशन का आइडिया दिया गया। अब यहाँ पे NCBC के अकॉर्डिंग देखें तो बताया जा रहा है कि 11 स्टेट, जिसमें कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु है, जिनमें कि सब कैटेगराइज्ड ओबीसी है रिजर्वेशन के लिए, वो भी स्टेट ओन जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर आपको सब कैटेगराइज देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि सिर्फ 11 स्टेट में ही, और हमारे कंट्री में टोटल 28 राज्य है, जिसमें से 11 राज्य जो है सब कैटेगराइजेशन पे फॉलो करते हैं, यानी कि क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पे फॉलो होता है। अब यहाँ पे जो बॉडी निकल कर आई है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इनके बारे में देख लीजिए। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इनके बारे में आर्टिकल 338 में आप सही तरीके से पढ़ सकोगे। यहाँ पे आपका रखा गया कि जो भी ओबीसी की परेशानियाँ हैं, ग्रीवियांस है जो भी समस्या है, उन सबको यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा इस कमीशन के अंदर।
जो आज के डेट में एनसीबीसी है, जो कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 के तहत ये बनाया गया था, आर्टिकल 338 के 20 क्लॉज में ये सिर्फ रिकमेंड करती है कि किस किस कास्ट को यहाँ पे इस ओबीसी लिस्ट में इंक्लूड करना है और किस कास्ट को ओबीसी से बाहर रखना है। साथ ही लेवल ऑफ इनकम बताते हैं, जो कि क्रीमी लेयर के अंदर जो भी यहाँ पे आपके लोग आते हैं। इसी के साथ देखो 123 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया और ये एक्ट था 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो आप हमेशा देखोगे जो एक्ट का यहाँ पे नंबर है वो कम रहेगा और बिल का नंबर ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि बिल बहुत सारे आते, लेकिन बिल जब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से साइन होकर जब निकल जाता है तब वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में डिसॉल्व हो गया या फिर प्रेसिडेंट उसको कैंसिल कर दिए तो फिर ये एक्ट नहीं बन पाता है। तो बहुत सारे बिल होते हैं जो कि कानून नहीं बन पाते हैं, तो इसलिए कानून, बिल तो बहुत सारे आते हैं लेकिन कानून बहुत कम बन पाते हैं, इसलिए जो कानून बनते हैं उनके नंबर कम होते हैं और जो बिल बनता है उसका नंबर ज़्यादा होता है। इसका एम यही था 123 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करना है एनसीबीसी को। तो ये अगर बोला जाए कि ये बॉडी जब अस्तित्व में आई थी तो स्टार्टिंग से ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो बिल्कुल भी नहीं, इसको बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का हिसाब किताब दिया गया। ठीक है, जैसे आप देखो कि नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन जो है उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। ओके, तो उसको भी कुछ दिन में देखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया जाएगा। तो वैसे ही इसकी भी कहानी है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। साथ ही अमेंडमेंट जो किया गया यहाँ पे आर्टिकल 342A में और 366 में किया गया था। 342 सब क्लॉज ए में सेंट्रल लिस्ट से रिलेटेड था, जो भी सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस है। आर्टिकल 366 के तहत यहाँ पे डेफिनेशन को रखा गया है जो भी हमारे संविधान में यूज़ किया जाता है। इस एक्ट के तहत आप देखो कि एनसीबीसी में सिर्फ 5 मेंबर्स हैं, जिसमें कि प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट होते हैं और इनका टेन्योर और जो कंडीशन है वो भी यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है। इनका फंक्शन क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप समझ गए कि रिजर्वेशन अगर कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है तो उस तरीके की परेशानी से रिलेटेड यहाँ पे इसको एड्रेस करते हैं। इकॉनमिक ग्रीवियंस भी देखते हैं, अगर कोई वॉयलेंस भी हो रहा है तो उनको भी ये देखते हैं। साथ ही एक्ट के तहत यहाँ पे कमीशन भी प्रपोज किया गया है कि उनको पावर है कि कोई भी तरीके का कंप्लेन है, अगर मान लीजिए कि ओबीसी कोई लोग है, ओबीसी के अंदर जितने भी लोग हैं, अगर उनमें से किसी के राइट को डिप्राइव किया जा रहा है, किसी को सेफगार्ड यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, तो उससे भी रिलेटेड अगर कंप्लेन को इंक्वायरी करना है तो ये कमीशन इंक्वायरी करेगी। साथ ही यहाँ पे सिविल कोर्ट का भी पावर दिया गया है कि वो यहाँ पे सूट को ट्राई कर सकते हैं और समन किसी को भी बुलाने का यहाँ पे अधिकार है उनको, और रिक्वायरमेंट भी जो ज़रूरत है डॉक्यूमेंट वो सारे यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं और एफिडेविट भी यहाँ पे एविडेंस भी जो है ऑन एफिडेविट वो रिसीव कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स रहे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड। तो आई होप कि आपको सही से समझ में आया होगा। इस मैगज़ीन को आप 1 से 2 बार ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा, जिससे कि सारे पॉइंट्स आपके माइंड में रहे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये मैगज़ीन आपके प्रिपेयर किए जाते हैं। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, रेस्ट ऑफ द टॉपिक को मैं कल डिस्कस करूँगी या फिर आज ही डिस्कस कर लूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेती हूँ 2 टॉपिक और है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है। रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा रिकमेंड किया गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो 1963 का है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा और वर्नाक्युलर लैंग्वेज को इंक्लूड किया जाए गवर्नेंस में। तो जैसे कि आज के डेट में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश है, तो इसके अलावा और भी लैंग्वेज को इंक्लूड करने की बात की गई है। अब इस कानून की कुछ प्रावधान देख लेते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 की। इस कानून को 1963 में लाया गया था, जिसमें कि लैंग्वेज प्रोवाइड किया गया है कि क्या ऑफिशियली पर्पस के लिए हमारे यूनियन में और जो पार्लियामेंट में जो बिजनेस होते हैं उनके ट्रांजैक्शन में, साथ ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो कानून है और कुछ सर्टेन पर्पस जो हाई कोर्ट में चलते हैं उनके लिए कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करना है। इस कानून के अधिकार दोनों हिंदी और इंग्लिश को यहाँ पे कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा, जैसे रेजोल्यूशन, रूल्स, जनरल ऑर्डर, नोटिफिकेशन, ये सारे पर्पस के लिए कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज होंगे जिनको यूज़ किया जाएगा। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोविज़न है ये देख लेते हैं। हमारे पार्ट आपको यहाँ पे 17 में देखने को मिलेगा, जिसमें कि ऑफिशियल लैंग्वेज से डील किया गया है, और ये आर्टिकल है 343 से 351। 8 स्केड्यूल है हमारे, 12 स्केड्यूल में से हम लोग 9th स्केड्यूल देख लिए, अब यहाँ पे 8 स्केड्यूल है। 8 स्केड्यूल में हमारे 22 लैंग्वेजेस है। 14 यहाँ पे इनिशियली थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो उसी के साथ हमारे 14 लैंग्वेज आए थे, लेकिन उसके बाद से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को यहाँ पे 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसमें इंक्लूड किया गया है। फिर उसके बाद आर्टिकल 343 है, जिसमें कि हिंदी जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट है, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन बनाया गया। 343 के क्लॉज 3 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको भी कंटिन्यू करने की बात की गई। फिर 344 का यहाँ पे क्लॉज 1 है, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइड किया गया है कि प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे
कमीशन जो होगा वो एक्सपायरेशन होगा 5 ईयर्स फ्रॉम द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया है कमीशन का, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा बताया जाएगा 5 साल के बाद कि यहाँ पे कौन सी जो यहाँ पे लैंग्वेज है शायद उसको एक्सपायर किया जाएगा। 348 की क्लॉज 1 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जिसमें कि सारी प्रोसीडिंग जो सुप्रीम कोर्ट होगी और जो हर एक हाई कोर्ट में होगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। ठीक है, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी बनाया गया है सारे प्रोसीडिंग जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में होती है। 351 आर्टिकल के तहत देखें तो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज को स्प्रेड करने के लिए कहा गया है और एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है सारे एलिमेंट का जो हमारे कल्चर ऑफ इंडिया को ये दर्शाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये सारे आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग देखो कि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज है इसके बारे में पता होना चाहिए कि सब ऑर्डिनेट ऑफिस है किस मिनिस्ट्री के अंदर। तो आज की डेट में ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, पहले ये HRD मिनिस्टर होते थे। CIIL की बात करें तो 1969 में इसको सेटअप किया गया, जिसमें कि इंडियन लैंग्वेज को डेवलप किया जाएगा, माइनॉरिटी और जो ट्राइबल लैंग्वेज है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, लिंग्विस्टिक हार्मनी को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। इट मीन्स कि हर एक लोगों की आप देखते हो कि जहाँ से वो बिलोंग करते हो उनकी अपनी खुद की लैंग्वेज होती है, तो उस तरीके की जो लिंग्विस्टिक है उनको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, एडवाइस किया जाएगा, असिस्ट किया जाएगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, वो भी लैंग्वेज के मैटर में। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज जो है वो एक नंबर ऑफ प्रोग्राम को भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज हो गया, रीजनल लैंग्वेज सेंटर हो गया और नेशनल टेस्टिंग सर्विस हो गई। फाइन। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन है हमारे यहाँ, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 344 है जिसमें कि इस कमीशन के बारे में बात की गई है। इसमें एक चेयरमैन होंगे और अदर यहाँ पे मेंबर्स होंगे जो कि डिफरेंट लैंग्वेज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, और जो भी यहाँ पे 8 स्केड्यूल में 22 लैंग्वेज है बस उसी लैंग्वेज को वो यहाँ पे बताएंगे और प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। इनकी जो ड्यूटी है वो कुछ रिकमेंडेशन देना है प्रेसिडेंट को, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज के यूज़ को कैसे बढ़ा सकते हैं या फिर इंग्लिश लैंग्वेज के यूज़ को कैसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लैंग्वेज है जिसको कि हम लोग सारे पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जो भी आर्टिकल 348 है उसके बारे में, या फिर फॉर्म्स ऑफ न्यूमरल्स है जो कि यूज़ किया जाता है, या फिर अदर मैटर्स है जो कि रेफर किया जाता है कमीशन में, या फिर लैंग्वेज है जो कि कम्युनिकेशन में यहाँ पे रखा जाता है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट के बीच में। साथ ही ये भी मेंशन किया गया है कि कमेटी जो है वो यहाँ पे 30 मेंबर्स की कमेटी यहाँ पे बनाई जाएगी, जिसमें से 20 जो होंगे वो यहाँ पे मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल होंगे जो कि लोकसभा से होंगे, और साथ ही साथ 10 मेंबर्स जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट से होंगे, इट मीन्स कि राज्यसभा से होंगे। तो 30 मेंबर की कमेटी होगी इसके अंदर, और यहाँ पे 20 लोकसभा से होंगे और 10 जो है राज्यसभा से होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे इस कमेटी की ड्यूटी होगी कि वो यहाँ पे कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसको वो यहाँ पे सही तरीके से देखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। फाइन। कुछ और छोटे छोटे न्यूज़ है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे राइट टू प्रोटेस्ट आप देखते हो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्डिक्ट दिया गया कि जो राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस राइट टू मोबिलिटी है, ये एक प्ली रखा गया था जो कि रोड को ब्लॉक किया जा रहा है शाहीन बाग में। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए शाहीन बाग में जो जितनी महिलाएं यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही थी, तो वो काफ़ी मेन रोड को ब्लॉक कर दी थी, तो उसी के अगेंस्ट में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस राइट टू मोबिलिटी के बारे में। इन अदर इंस्टेंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जो फार्मर्स है उनका भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो अपने एब्सोल्युटली परफेक्ट के साथ वो कंटिन्यू कर सकते हैं प्रोटेस्ट को। और साथ ही साथ 3 कंट्रोवर्शियल जो एग्रीकल्चर लॉ है उसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि 100 डेज से ज़्यादा हो गया है फार्मर्स के प्रोटेस्ट को, तो ये दोनों बात में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अगर बेसिस देखें राइट टू प्रोटेस्ट का, तो आर्टिकल 19 में आता है। 19 के 1 सब क्लॉज ए में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रखा गया है, राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग रखा गया, साथ ही साथ नो राइट टू स्ट्राइक रखा गया, यानी कि राइट टू स्ट्राइक का कोई अधिकार नहीं है 19(1) सब क्लॉज ए में। 19(1) सब क्लॉज बी में देखें तो राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी कि किसी तरीके का आर्म्स के साथ आपको पीसफुली जो है असेंबल होने का अधिकार है। वहीं अगर 19(2) और 3 में देखें तो स्टेट के पास पावर है कि वो रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, तो ये भी आप लोग देखो कि ये अधिकार दिया गया है। उसके बाद हेट स्पीच है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो हेट स्पीच है वो हमारे राइट टू इक्वालिटी को कहीं ना कहीं रिप्यूडिएट करता है। और साथ ही साथ यहाँ पे की ऑब्जर्वेशन अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो हेट स्पीच वर्सेस फ्री स्पीच है, इसके बारे में फ्री स्पीच में क्या है कि आपके पास अधिकार है कि आप कहीं पे भी कमेंट कर सकते हो, किसी को फेवर कर सकते हो, या फिर सरकार की जो पॉलिसीज़ है उसको आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। सरकार की पॉलिसीज़ के ऊपर आपको कमेंट करना है, या सरकार की पॉलिसीज़ अच्छी लगती है तो उसके फेवर में बात कीजिए, नहीं अच्छी लगती है तो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। दिस ऑल कम्स अंडर द फ्री स्पीच।
बट हेट स्पीच कहने का मतलब है कि आप हेट्रेड प्रोवाइड कर रहे हो, यानी कि कम्युनिटी और ग्रुप में आप एक नफ़रत जो है वो फैला रहे हो, इसको हेट स्पीच कहते हैं। हेट स्पीच जो है वो कहीं पे भी हमारे इंडिया के कानून में डिफाइन नहीं है। और हेट स्पीच जनरली आप देखो कि यहाँ पे किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के ही अगेंस्ट में किया जाता है, और साथ ही साथ इसमें आईपीसी की सेक्शन है जो कि 153A है और 295A है, जो कि यहाँ पे हेट स्पीच के अगेंस्ट में आपका ये सेक्शंस अप्लाई किया जाता है। तो इसलिए ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया में कितना ज़्यादा हेट स्पीच फैलाया जा रहा है, और उसके कारण हमारे सोसाइटीज़ में, हमारे लोगों के माइंड में एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा मुद्दे में है। राइट टू प्रोटेस्ट सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं हो रहा है, साथ ही साथ आप ऑल ओवर द वर्ल्ड में देख सकते हो राइट टू प्रोटेस्ट सब जगह हो रहा है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे टॉपिक्स हो जाते हैं। तो गाइस, हमारी जो भी इश्यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थी उन सबको हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेसन में हम लोग देखेंगे कि फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर या फिर लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ है उसको हम लोग एक साथ इकट्ठे देखेंगे। और इसी के साथ आप लोग के लिए एक छोटी सी न्यूज़ है कि अगर आप लोग विजन आईएएस की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इसमें आप लोग को GS1 के 20 पेपर टोटल प्रोवाइड किए जाएंगे और CSAT के 4 टेस्ट विद कंप्लीट सॉल्यूशन आपको वीडियो लेक्चर के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पेमेंट मोड भी आप लोग देख सकते हो, और साथ ही इनसाइट आईएएस की जो करंट अफेयर्स की मंथली क्विज़ है उसको भी अगर आप लोग अवेल करना चाहते हो तो वो भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़ सकते हो। हम लोग कंप्लीट डिस्कशन से यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, आपको हिंदी और इंग्लिश में PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ये वीडियो लेक्चर जो है हम लोग अदर मीडियम में देखेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में इसे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग को मेल करना है हमारे ईमेल ID में ऋषिका CH, जहाँ पे आपको इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में डिटेल बताया जाएगा। या फिर आपकी कोई डाउट एंड क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, या फिर हमें यहाँ पे मेल कर सकते हो। और अगर आप लोग को सीधे ज्वाइन करनी है तो आप लोग पेमेंट करके हमें जो है अपनी स्क्रीनशॉट इस ईमेल ID पे भेज सकते हो, ऋषिका CH77@gmail.com। फाइन, तो मिलते हैं हम लोग कल। अगर आपको इसी तरीके से PT 365 की सारी लेसन्स देखनी है तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे लेसन मिलेंगे। और अगर लेसन अच्छी लगती है तो लाइक करके ही जाइएगा, अगर नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक कीजिए। और क्यों डिसलाइक किए हैं ये भी आप रीज़न बता सकते हैं, या फिर कोई सजेशन भी देना है तो आप बता सकते हो, मैं ज़रूर इसको इम्प्रूव करूँगी। तो आज के लिए इतनी, मिलती हूँ कल। थैंक यू।